Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स भाई ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने आरसी सर्किट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ा। उससे मिलता जुलता हुआ टॉपिक एलआर सर्किट और आरएल सर्किट विथ डीसी सोर्स होते हैं, जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट को पढ़ते हैं। ग्रोथ यानी कि राइज करना, बढ़ना। डीके मतलब क्या? नष्ट होना, डिक्लाइन होना। करंट का हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे और जैसा कि मैं शुरू से बोलता हूं कि आपको सारी पढ़ाई जो मिल रही है वो इंटरनेशनल बुक्स के लेवल से मिल रही है, जिससे कि आप सभी तरह की बुक को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ही वीडियो देखते हुए नोट्स लिख लीजिए और फिर उस नोट्स की मदद से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला है सेल्फ इंडक्शन की। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन, उसका हम यूज करेंगे। बच्चों, आपको यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर और भी टॉपिक्स को पढ़ना हो तो हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं यूट्यूब पर। आप जो है हैश ठाकुर सर टाइप करिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे मेरा चैनल और फिर वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप उससे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई इंडक्टर है, ये इंडक्टर के सिंबल बगल में L, इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं। जब कोई इंडक्टर में हम लोग करंट को चेंज करते हैं, चलिए एक रियोस्टेट दिखा दिया हमने। यदि हम लोग करंट को चेंज करते हैं, कैसे? बाय चेंजिंग रियोस्टेट, बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस इन रियोस्टेट, तो क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं जो अप्लाइड ईएमएफ, ये अप्लाइड ईएमएफ हो गया, जो बैटरी लगाए हैं उसकी ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ इधर देना चाहता है करंट, तो ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को अपोज करता है ये इंडक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये क्या करता है? अप्लाइड ईएमएफ को, या कहिए जो करंट चलता है उस करंट को ये अपोज कर देता है। अब इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था। कितना निकाला था आपको याद होगा, फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं बगल में, एप्सिलॉन L सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर इक्वल टू माइनस L डी आई, स्मॉल आई से मैंने करंट को लिख दिया है, अपॉन dt। अब बच्चों, ये नेगेटिव साइन, जैसा कि आप पढ़े हुए हैं लेंज लॉ से, आया है ये नेगेटिव साइन जो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है चेंज इन करंट को अपोज करता है, यानी करंट बढ़ना चाहेगा तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ये क्या करता है? इंक्रीज इन करंट को अपोज करता है, विरोध करता है। चलिए, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ले रहे हैं एलआर सर्किट या इसको आरएल सर्किट, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये लिया हमने एक स्विच, ये स्विच ले लिया, इसके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं एक इंडक्टर। आप चाहें तो पहले रेजिस्टर भी दिखा सकते हैं, सीक्वेंस की कोई बात नहीं है, L। अब इसके साथ में एक हम दिखा रहे हैं रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R। नाउ ये हो गया हमारा सर्किट। अब इसमें एक पॉइंट हमने लिया यहां पर, एक पॉइंट ये लिया हमने, एक बैटरी लगा रहे हैं जिस बैटरी का ईएमएफ है एप्सिलॉन। अब ये जो स्विच दिखाया है हमने, ये स्विच दोनों तरफ कनेक्शन कर सकता है, इसलिए इस पर ये साइन दे देते हैं,
इसका मतलब होता है इस स्विच को आप ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं ए, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं बी। चलिए इसको फिगर 1 का नाम दे देंगे। इसी से हम लोग ग्रोथ और डीके ऑफ करंट दोनों का काम इस सर्किट से हम लोग करेंगे। एस फॉर स्विच, ये एस हमारा स्विच है, ठीक है। आइए पहले हम लेते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। आरएल सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट, सबसे पहले स्विच एस को हम पॉइंट ए पर क्लोज करते हैं। when थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। when an inductor of inductance L is connected in series with a resistance R। अब ये जो R है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, where R is equivalent resistance of whole circuit in series with L। इस पर थोड़ी नजर रखेंगे अच्छे से। ये जो हम लोगों ने R लिया है, ठीक है ना, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस R। जो रेजिस्टेंस R आप देख रहे हैं, दिस रेजिस्टेंस R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट इन सीरीज विथ L। L के साथ में, इंडक्टर के साथ में पूरे सर्किट में देख लेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, उसको आप R लिया करेंगे। अब एक बैटरी भी है हमारे पास में, एंड बैटरी ऑफ EMF epsilon is also connected in series when the switch S is closed at point A। जब स्विच S को यहां पर आप क्लोज कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट को यहां पर क्लोज कर देंगे, तो L, R और ये जो सेल है, सेल जिसकी बैटरी, जिसकी EMF E है, ये सब के सब जो है सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे हमारे। अब जिस समय कनेक्ट किया है, इस टाइम को हम जीरो टाइम यानी इनिशियल टाइम बोलने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको और यहां पर बोल दें, एट t इक्वल टू 0, यानी टाइम 0, यानी कि इनिशियल टाइम। थोड़ी स्टेटमेंट बना दिया हो जिससे कि पहचानने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट दे रहा हूं, व्हेन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, विथ अ रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस R से सीरीज में कनेक्टेड है ये L, ठीक है। R को पहचान गए, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है होल सर्किट का इन सीरीज विथ L, एंड अ बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। और कब ये कनेक्ट होगा बैटरी सीरीज में, तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट पॉइंट A, और जो हम लोग स्विच को क्लोज किए हैं, इस टाइम को ले लिया हमने इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0। अब हम लोग जैसे RC सर्किट में काम किए थे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पहले हम लोगों ने काम किया और वहीं से हमें सारे केसेज मिल गए और खुद से सारे केसेज हम लोग बना सके। तो सेम काम हम यहां भी करना चाहेंगे। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पहले हम लोग
अपना एक इक्वेशन तैयार कर लें और उसी इक्वेशन से फर्दर हम लोग सारे काम कर लेंगे। तो जब स्विच को एस को जब हम लोगों ने क्लोज कर दिया है तो फॉर सिंप्लिसिटी एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं। देन द इक्विवेलेंट circuit is as in figure second। फिगर सेकंड हम फिगर फर्स्ट के नीचे ले लेते हैं। चलिए, तो एस को ए से क्लोज कर दिया गया, पॉइंट ए पर क्लोज कर दिया गया। पॉइंट ए ये हमारा हो गया स्विच एस। दिस इज इंडक्टर एल, इसके साथ में रेजिस्टेंस आर। नाउ इसके साथ में ये हो गया हमारा बैटरी जिसका ईएमएफ है ई, एंड सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट क्लोज हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहां से बैटरी देगा सप्लाई। जैसे बैटरी सप्लाई देगा यानी करंट सप्लाई देगा, इंडक्टर में करंट आएंगे। जैसे इंडक्टर में करंट आएंगे तो बच्चों पहले करंट क्या था इंडक्टर में, 0। जब पॉइंट ए से स्विच को आपने क्लोज कर दिया है, पॉइंट ए को स्विच से ज्वाइन कर दिया आपने, तब क्या होगा, करंट आ जाएंगे। और जैसे ही करंट में चेंज हुआ 0 से कुछ करंट जैसे ही आवेगा तो क्या होगा, चेंज इन करंट होने पर सेल्फ इंडक्शन होंगे। सेल्फ इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी बैक ईएमएफ होगा। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ बैक ईएमएफ पैदा ले लेगा। अब इधर के तरफ मैं दिखा रहा हूं बैक ईएमएफ को इंडक्टर में। ठीक है, जो इंडक्टर में इधर के तरफ बैक ईएमएफ होगा, इसको मैं एप्सिलॉन एल से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, एप्सिलॉन एल से डिनोट कर दे रहा हूं इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ होगा। अब यही बैक ईएमएफ क्या करता है, करंट जो इंक्रीज होना चाहता है बैटरी से, जो करंट इंक्रीज होना चाहता है सर्किट में, तो ये अपोज करता है। इसलिए अचानक से करंट को मैक्सिमम पे नहीं जाने देता है, ये अपोज कर देता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ बाय लेंज लॉ जैसा कि जानते हैं अपोजिशन में होते हैं, एंड सो करंट धीरे धीरे बढ़ता है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट एट एनी इंस्टेंट of time t, current in circuit is I, small I से मैं डिनोट कर दे रहा हूं करंट को, is I वोल्टेज या कहिए PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R is V, सबस्क्रिप्ट आर लगा दिया, सबस्क्रिप्ट को नीचे करके लिखना है हमेशा, भी आर, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, या फिर इसको बैक ईएमएफ बोलें, अपोजिट डायरेक्शन में होने से बैक ईएमएफ भी इसका नाम होता है। अप्लाइड करंट का अपोजिट, अप्लाइड जो ईएमएफ है इसके अपोजिट हो जाने से बैक ईएमएफ भी नाम है, जैसा कि पढ़े आप सेल्फ इंडक्शन में। इन इंडक्टर इज एप्सिलॉन एल, और एप्सिलॉन एल को मैं पहले ही लिख दिया था, सेल्फ इंडक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था। देन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ। तो वी आर जो होगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, दिस विल बी करंट रजिस्टर में आई इनटू आर। करंट तो एक ही होगा, सीरीज में करंट तो एक ही होते हैं सभी जगह पे। ठीक है, आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, मन हो तो आप दिखा दीजिए करंट आई। ठीक है, बहुत लोग दिखाते हैं, बहुत लोग नहीं भी दिखाते हैं, जो मर्जी हो दिखा भी देते हैं लोग। यहाँ से ईएमएफ इशारा कर दिए तो करंट की यही डायरेक्शन होता है जिधर ईएमएफ को आप दिखाते हैं ना। जो एप्सिलॉन एल है, एप्सिलॉन एल इंड्यूस्ड ईएमएफ,
दिस इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब बच्चों इसमें जो है लगा दिए लूप रूल, ये हमारा फिगर सेकेंड है, फिगर सेकेंड इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। जब हमने स्विच को ए पर ज्वाइन कर दिया है देन इसका इक्विवेलेंट ये सर्किट हम लोगों ने सिंपलिसिटी के लिए ड्रॉ कर लिया है थोड़ा सा। अब इसमें मैं लगा देता हूं ऐसे क्लॉकवाइज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल जिसको कहते हैं, आप लगाइए और इक्वेशन तैयार करिए, इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए जैसे आरसी सर्किट में किए हैं बिल्कुल उसी तरह से कर दीजिए फटाफट। और आरसी सर्किट में भी ऑल टाइप्स मैंने कर दिया है, यहाँ भी ऑल टाइप्स कर दूंगा, आप सारे बुक को सॉल्व कर लीजिएगा नोटबुक देख देख करके। चलिए तो लेते हैं इक्वेशन बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल इन फिगर सेकेंड यानी ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। फिगर सेकेंड हम लोग क्लियर हुए हैं। अब इसमें एक चक्कर लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ का साइन क्या लेंगे, जैसा कि अब आपको पता है पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ भी हमने पढ़ा रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रखा है, ठीक है। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया। नाउ I into R करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप I into R नेगेटिव, I into R नेगेटिव, टोटल इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज करते हैं, डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन, माइनस सब में से हटा दीजिए तो फिर आपको मिल जाएंगे एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, माइनस कॉमन लेके माइनस हटा दीजिए दोनों साइड से, तो फिर ये हो गया हमारा एप्सिलॉन। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से, जो वोल्टेज इंडक्टर में है और जो वोल्टेज रेजिस्टर में है दोनों का सम आ गया टोटल वोल्टेज। ये तो हमेशा होता है सीरीज में, जब कभी भी आपके सिस्टम्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, तो सीरीज में तो वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, जानते हैं ऑलरेडी V1 प्लस V2 प्लस V3 सीरीज में किए होंगे। जब रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज में होते हैं तो सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है, करंट सेम रहता है। तो अब टोटल वोल्टेज हमारा जो है इंडक्टर रेजिस्टर का एप्सिलॉन के इक्वल है, जो हमेशा होता है। अब हमें सॉल्व करके करना क्या है, हमें आई का पता लगाना है, ठीक है। तो आई का पता लगाना है, तो चलिए इसको आई निकालने के लिए अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज फिर से कर रहे हैं। बाय इक्वेशन 1 एल डी आई अपॉन डी टी, इसको मैं राइट साइड कर रहा हूं, एप्सिलॉन माइनस आई आर कर दिया। अब इसको ले आइए इधर, डी आई अपॉन कर लीजिए, डी आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन माइनस आई आर, इधर ले आए हम लोग, डी टी राइट साइड ले जाइए, तो ये हो गया डी टी, और जो एल है ये भी राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 1 बाई एल होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर दिया करिए, डी टी एप्सिलॉन माइनस आई आर इंटू डी टी, एप्सिलॉन माइनस आई आर इंटू डी टी, ठीक है। एल डी आई ठीक है, ठीक है। कभी कभी इंटरचेंज करते हैं, जब साइड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा वहां पर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि गलती ना हो कभी। अब हमें इंटीग्रेट कर देना है, सारा काम आरसी सर्किट के जैसा होता है यहाँ। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा इसको करते हैं हम लोग। तब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, नाउ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस आई आर डी आई। इनिशियली कोई करंट तो था नहीं, जब स्विच को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया था तब तो कोई करंट था नहीं, एंड सो 0, एंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t हम लोगों ने करंट I सपोज कर लिया है, तो करंट I। नाउ राइट साइड में L तो कांस्टेंट होता है 1 बाई एल, इंटीग्रेशन dt, इनिशियल टाइम 0, एनी टाइम t ले लिया हम लोगों ने, ठीक है।
दोनों साइड की लिमिट आप देख सकते हैं। 0 टाइम पर 0 करंट, इनिशियली 0 टाइम पे कोई करंट नहीं था, एंड t टाइम पर करंट हम लोग I सपोज कर रखे हैं। चलिए अब ये इंटीग्रेशन आपको याद ही होगा, 1/x dx, तो log x होगा, ठीक है, 1/x dx का फॉर्म है, तो log x होंगे इंटीग्रेशन, बट log में नेचुरल हम लोग लेते हैं, एंड सो log बेस e एप्सिलॉन माइनस आई आर। आरसी सर्किट में बहुत अच्छे से हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है, 1/x dx log x, x के जगह पर एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो log x बट बेस e, ठीक है, और वेरिएबल में माइनस है तो माइनस भी लगेगा, साथ में कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में r है, पूरे को r से डिवाइड भी होगा। अब लिमिट हमारा क्या है, 0 to I इक्वल टू राइट साइड में 1/L dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t माइनस 0 एंड सो इक्वल टू t, जो का त्यों लिख लीजिए, और मैं माइनस साइन को राइट कर देता हूं, और ये जो r है इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं। चलिए ये हो गया log बेस e, अपर लिमिट I को रखते हैं वेरिएबल I के जगह पर, एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये माइनस इधर ले जा रहे हैं, फिर माइनस साइन दिया, log बेस e, I के जगह पर 0 डालेंगे तो एप्सिलॉन बचेगा, log बेस e एप्सिलॉन, ln भी लिख सकते हैं, log e को ln भी लिखते हैं लोग, ठीक है ना, दिस इक्वल टू, अब देखिए माइनस इधर आ गया, इधर आ गया, r से क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, r/l इंटू t, नाउ दो लॉग का माइनस तो जानते ही है रेशियो में चला जाएगा, तो ये हो गया log बेस e एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस r/l इंटू टी। नाउ फर्दर इसको सॉल्व करते चलिए, और हमें I इक्वल टू चाहिए, हमारा टारगेट है I इक्वल टू हमें चाहिए। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, लॉग हटा रहे हैं इधर से, जैसा कि आपको पता है, एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन एप्सिलॉन ई, बेस ट्रांसफर होगा दूसरे साइड, लॉग हटाने से बेस दूसरे साइड ट्रांसफर हो जाते हैं, ई गया दूसरे साइड, पावर आर अपॉन एल इंटू टी। नाउ इसको सॉल्व करते चलिए, एप्सिलॉन माइनस आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन ई टू द पावर, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, टी अपॉन एल अपॉन आर लिख दिया हमने इसको, क्यों लिखा इसका जवाब दूंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बार इस इक्वेशन को और लिखते हैं, एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर इक्वल टू एप्सिलॉन ई की पावर टी अपॉन, अब ये टाउ मैं लिख रहा हूं टाउ, और इसमें सबस्क्रिप्ट एल लगा रहा हूं, सबस्क्रिप्ट एकदम नीचे करके लिखना चाहिए, इनटू ना लगे, प्रोडक्ट नहीं लगे, तो टाउ एल इसको लिखा हमने। अब ये टाउ एल क्या है, मैं इसका नाम लिखूंगा, चलिए लिख लीजिए, व्हेयर टाउ एल किसके लिए लिखे हैं, L/R के लिए लिखे हैं, टाउ एल इक्वल टू L/R हैज डायमेंशन ऑफ टाइम, इसका डायमेंशन निकालिए, यूनिट निकालिए तो सेकंड आवेगा, SI यूनिट, डायमेंशन निकालिए तो T आवेगा, हैज डायमेंशन ऑफ टाइम एंड it is called inductive time constant, inductive time constant। अब ये जो टाउ एल है, L/R, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, नाम इसका हो गया इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर के लिए है L, तो इसलिए इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट या RL सर्किट इसको बोलते हैं। चलिए बच्चों, अब याद करिए, RC सर्किट में यहां पर मिला था
टाइम कांस्टेंट आपको टी के ठीक नीचे क्या था, वहां पर RC था, ठीक है, उसको नाम क्या मिला था, टाइम कांस्टेंट, या कैपेसिटर होता है तो बहुत लोग इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। चलिए अब इक्वेशन इसको सॉल्व करके हमें I इक्वल टू लाना है। इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, आई आर को राइट साइड ले जा रहा हूं, ठीक है। एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ सबस्क्रिप्ट एल इक्वल टू आई इनटू आर। नाउ एप्सिलॉन कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लिया एप्सिलॉन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस ई रेज्ड पावर ई की पावर टी अपॉन टाउ एल सबस्क्रिप्ट में एल, ठीक है, इक्वल टू आई इंटू आर। अब आई इक्वल टू हमें चाहिए, चलिए ऊपर लिखते हैं अब हम इसको, ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद आते हैं जरा ऊपर, इसको लिखते हैं, इक्वेशन 1 को रखे हुए हैं इसलिए कि इसकी जरूरत आने वाली है, इसलिए इसको अभी छोड़े हुए हैं इक्वेशन 1 को, ठीक है। ये अब हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इस लाइन को भी चलते हैं ऊपर जरा। तब I इक्वल टू आर को उधर ला रहे हैं, I इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टाउ सबस्क्रिप्ट एल। अब ये जो बच्चों एप्सिलॉन अपॉन आर है, एप्सिलॉन तो मैक्सिमम वोल्टेज है सीरीज में, अपॉन रेजिस्टेंस तो क्या होगा, ये मैक्सिमम करंट होगा, एंड सो फर्दर हम इसको लिखेंगे I इक्वल टू आई नोट लिखा है इसको मैक्सिमम करंट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। ये जो इक्वेशन है यही मेन इक्वेशन है, जैसे RC सर्किट में मैंने आपको बता दिया था, जो Q वाला इक्वेशन है, Q इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन RC, या फिर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ भी लिखते हैं, तो वो मेन इक्वेशन है Q वाला। सिमिलरली ये मेन इक्वेशन है आपका, इससे सारा काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 1 जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख के रख लेता हूं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत आने वाली है, इसलिए इक्वेशन 1 को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। L डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन, चलिए जगह बनाते हैं लिखने के लिए। नाउ अब ये जो इक्वेशन आया है करंट का, तो इससे फर्दर आगे हम लोग निकाल लेते हैं रजिस्टर में वोल्टेज क्या है, तो जो लिखे थे हम लोग शुरू में, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर होगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आगे इससे पहले हम कुछ करें, आई नोट थोड़ा सा मेंशन कर लें हम लोग, ठीक है ना। तो आई नोट ये जो लिखे हैं पर, ये जो आई नोट लिखे हैं इसके बदले में आई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे तो बोला था मैं, फिर भी थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। अब ये मैक्सिमम करंट है, फॉर्मूला सामने में है, याद भी रखिएगा, निकालने में आपको मदद करेगा। अब जो रजिस्टर में जो वोल्टेज है, क्रॉस रजिस्टर जो वोल्टेज है I इंटू आर, तब यहां से रखिए इसको, पुट करिए, तो दिस इक्वल टू आई नोट आर को मैं लिख देता हूं इसके बगल में, आर लिख दिया, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर, अब देखिए क्या बचेंगे, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। ये वोल्टेज का इक्वेशन आ गया,
ठीक है। यदि हमें कभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज चाहिए, नहीं आप चाहे तो आई नोट का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। सोल्यूशन करना है प्रॉब्लम में तो यहाँ से आगे ये स्टेप हो गया, अब इसी को सॉल्व करिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलिए थोड़ा मैं भी इसको कर देता हूँ। आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर इनटू आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। आर से आर कट गया तो फिर वी आर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दिस इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं। रजिस्टर में वोल्टेज एप्सिलॉन एल इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, लोग स्मॉल आई ले रखे हैं करंट को, डी आई बाई डी टी कर दीजिए। अब यदि हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो फिर एल अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डी आई बाई डी टी करिए इसको, तो क्या होगा, आई नॉट कांस्टेंट बाहर, ब्रैकेट के अंदर में 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, इसको x मान लीजिए जैसा कि किए आरसी सर्किट में। ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई टू दी पावर x ही होते हैं, तो फिर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, और माइनस टी अपॉन टाउ एल को फिर डिफरेंशिएट करना होगा आपको, तो माइनस टी अपॉन टाउ एल ये हो गया 1 बाई टाउ एल को साइड करिए पहले, dt अपॉन dt 1 हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारा दिस इक्वल टू एप्सिलॉन एल की मैग्नीट्यूड इक्वल टू, या इसको अब मैं बिना मॉडुलस लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन एल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, इसका मैग्नीट्यूड एल आई नॉट यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया हमारा 1 अपॉन टाउ एल को शुरू में ले आते हैं, ये जो 1 अपॉन टाउ एल है इसको मैं यहां ला दिया, बच गया e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, ठीक है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहें तो टाउ एल की वैल्यू रख दीजिए, जैसा कि टाउ एल किसके बदले में लिखे थे हम लोग, एल बाई आर, एल अपॉन आर, इसके बदले में लिखे थे टाउ एल, ठीक है ना, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो यदि यहां पर हम लोग लिख दें टाउ एल की वैल्यू रख दें, तो एल आई नोट की भी वैल्यू यदि रखते हैं, अब आई नोट किसके बदले में लिखे हुए हैं हम लोग, आई नोट हमारा है एप्सिलॉन बाई आर, ठीक है, तो फिर यदि यहां पर हम लिख दें एप्सिलॉन बाई आर, ओके, 1 अपॉन टाउ एल, एल अपॉन आर, ठीक है ना, टाउ एल के बदला में एल अपॉन आर रखें, आर जाएगा न्यूमरेटर में, एल रह जाएंगे नीचे, तो देखिए क्या हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आर से आर भी कैंसिल, ये भी रहेगा e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। तो देखिए इक्वेशन जो हमारा आया एप्सिलॉन एल के लिए, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना आया, एप्सिलॉन रह गया यहाँ पे, ठीक है, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ सबस्क्रिप्ट एल, ठीक है ना, e की पावर है पूरा। इक्वेशन नंबर इसको आप 4 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम में जो भी करना हो, इक्वेशन 2 मेन इक्वेशन है हमारा, यहाँ से आप सारा काम कर सकते हैं। अब देखें फर्दर यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। वोल्टेज हमने निकाल लिया, अब आपको एनर्जी पूछा जा सकता है, पावर पूछा जा सकता है, तो फिर मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर यू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बी सबस्क्रिप्ट जो लगाया है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर के अंदर जैसे करंट आता है तो आपको पता है, जो सेल्फ इंडक्शन पढ़े हैं,
यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी आ जाते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर कितना होता है, इसका फॉर्मूला भी याद होगा, हाफ L I स्क्वायर। अब देखिए एनी टाइम t पर हमें चाहिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनी टाइम t पर जो I की वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, t का वैल्यूज रखिएगा, निकल जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं। जब करंट का फ्लो होगा रजिस्टर में तो कुछ एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट तो होंगे ही होंगे, यानी कि कुछ आपका जूल हीट डेवलप होगा रजिस्टर में, तो फिर जूल हीट पर सेकंड पावर लॉस होगा। तो कितना पावर लॉस हो रहा है जूल हीट के फॉर्म में, तो पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस, डिसिपेटेड पावर, जैसे भी बोलिए पावर डिसिपेटेड, पी से नोट कर देता हूं एज जूल हीट, जूल हीट के टर्म में। तो फिर पावर, जैसा कि याद होगा जूल हीट के टर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, ये निकल जाएंगे, पावर निकल जाएगा आपको। एनी टाइम t पर पावर चाहिए, रख दीजिए I का ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही जो इक्वेशन 2 है हमारा, ये मेन इक्वेशन है, इस पर नजर रखते हैं लोग। और याद हो गया होगा अभी तक आपको, इतनी बार हम लोग यूज कर दिए कि याद भी हो जाते हैं, लोग को तुरंत याद हो जाता है। ठीक है, अब यदि हमसे कहता है सर्टेन टाइम दे करके कि हीट निकालो, तो फिर हीट को पावर इनटू टाइम नहीं कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पर, जो पावर है ये भी वेरिएबल है, जैसा कि देख रहे हैं सारे टाइम का फंक्शन है। तो फिर हीट फाइंड करने के लिए हीट डेवलप्ड, H फॉर हीट यानी जूल हीट, इसी को जूल हीट बोल सकते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर में हीट को जूल हीट कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए I स्क्वायर R dt, पहले dt टाइम में, ठीक है ना, I स्क्वायर R t नहीं लेकर टाइम dt लीजिए, dt टाइम में पहले ये कर लीजिए, I की वैल्यू यहां से डाल दीजिए, एंड देन उसके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल टाइम 0 एंड गिवन टाइम t रख करके इंटीग्रेट कर देंगे, हमें निकल जाएगा हीट। ये सारे टर्म निकाल लिया हमने। अब ये 7 टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा तो प्रॉब्लम होता नहीं है, यही 7 टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। सबका हमने तरीका दे दिया, इक्वेशन बना दिया है आपको। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर जरा गौर कर लें हम, ठीक है, बहुत पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो यहाँ पर जरा गौर करिए क्या आया है वह है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि t को 0 रखते हैं, ठीक है ना, t 0 लेते हैं यदि, if t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम या इनिशियल स्टेट भी लोग कहते हैं, इनिशियल टाइम, इसी को लोग इनिशियल स्टेट कहते हैं, इनिशियल स्टेट ऑफ आरएल सर्किट। इनिशियल स्टेट में t 0 लेने पर इक्वेशन 2 है, इसमें t 0 रख दीजिए, I इक्वल टू क्या मिलेगा, I नॉट, नहीं ये 0 हो जाएंगे, सॉरी, e टू दी पावर, ठीक है ना, t 0 e टू दी पावर 0, 1 माइनस 1 0, 0 हो जाएगा, I नॉट इंटू 0, 0 हो जाएंगे। उसी तरह से t की वैल्यू 0 इसमें डाल दीजिए, ठीक है, सभी इक्वेशन में t की जगह पर 0 डाल दिए, तो फिर किसी का पावर 0 तो 1 होता है, माइनस 1 0, ये 0 हो जाएंगे। बट ये देखिए इंडक्टर में क्या हो रहा है, t की जगह जैसे 0 डालेंगे तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर ये हो जाएंगे इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब कि मैक्सिमम अपोजिशन, ठीक है। ईएमएफ ई जो है बैटरी का ईएमएफ, ये तो सबसे बड़ा ईएमएफ है सर्किट में, तो मैक्सिमम अपोजिशन हो जाएगा इस समय, ठीक है। तो जिस समय स्विच को क्लोज करते हैं आप, उस समय बिल्कुल करंट को यह इंडक्टर नहीं चलने देता है, एक तरह से कह सकते हैं कि सर्किट को तोड़ देता है, ऐसा भी कोई कह सकते हैं, ठीक है। तो इस समय यदि हम चाहें तो इस सर्किट को दिखाना चाहें, यदि हम इस समय t 0 पर दिखाना चाहें
तो हमारा सर्किट ऐसे होगा। ये हो गया स्विच, ये बीच में कुछ नहीं, ब्रेक हो गया। ठीक है बच्चों, पहचान लीजिए करंट जीरो। इस समय t जीरो लेने पर क्या हो जा रहा है, e टू दी पावर 0 1 माइनस 1 0, करंट हो गया जीरो। करंट नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये मैक्सिमम हो करके मैक्सिमम अपोजिशन दे दिया बैटरी को, मैक्सिमम अपोजिशन दे दिया करंट को, एंड सो ड्यू टू मैक्सिमम अपोजिशन, लार्ज अपोजिशन टू अप्लाइड करंट, देयर इज नो करंट इन सर्किट। करंट नहीं है सर्किट में, मतलब कि एक तरह से सर्किट टूट चुका, ओपन सर्किट कर दिया इसने इंडक्टर ने। अब ये रेजिस्टेंस बेचारा बिना करंट का हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही पेक्यूलियर कंडीशन है, इसलिए अब याद रखिएगा आज से एलआर सर्किट को जब आप यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पर T0 पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा सर्किट में। आप सर्किट को ओपन सर्किट मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इस समय इक्वेशन 4 देखिए क्या कह रहा है आपको। इक्वेशन 4 कह रहा है आपको कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे बड़ा कभी नहीं होगा, अप्लाइड ईएमएफ से बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि यदि टी की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तब तो ये वैल्यू कम होगा। ये कम होगा मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एप्सिलॉन एल ये कम होगा। तो फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन एल इज लेस देन या अधिक से अधिक इक्वल टू, जीरो टाइम पर इक्वल टू है, इक्वल टू एप्सिलॉन यानी कि अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल हो सकता है इफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जब टाइम हमारा 0 है तो ये इक्वल टू हो गया, और नहीं यदि टाइम को आप 0 से आगे बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एंड सो इस बात पे हमेशा नजर रखिए, induced EMF is less than applied EMF or equal to if time is greater than or equal to 0। और इस फिगर पे नजर रखिएगा प्रॉब्लम करने के समय। अब हम लेते हैं टाइम इन्फिनिटी पहले, ठीक है, फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम लोग। टाइम इन्फिनिटी लेकर देखें क्या मिलता है हमें। इफ t इक्वल टू इन्फिनिटी, अब t इन्फिनिटी को जैसा कि याद होगा स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, सैचुरेशन स्टेट सब बोलते हैं लोग। ठीक है, स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। अब t इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 2 से देखिए। सबसे पहले इक्वेशन 2 से देखिए i क्या मिलेगा आपको, तो t इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो हो गया i नोट, i इक्वल टू i नोट यानी मैक्सिमम। फिर उसी तरह से बाकी टर्म में भी आप रखिए t इक्वल टू इन्फिनिटी डालिए, तो फिर वही बात है, ये हो जाएंगे 0, तो फिर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा ये। ठीक है, और जो हम लोगों ने निकाला, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला मैंने मिटा दिया है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले में जरा गौर कर लीजिए, इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। एप्सिलॉन एल इक्वल टू एप्सिलॉन ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। दोबारा लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4 था ये हमारा, इसको हमने मिटा लिया था। यहाँ से देखिए क्या होगा, जब t लेंगे इन्फिनिटी, t के जगह पर t है हमारा, जब t लेंगे इन्फिनिटी तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएंगे 0। क्या देख रहे हैं बच्चों, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अब ये कोई अपोजिशन नहीं दे रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है ये अप्लाइड ईएमएफ को, यानी करंट जो फ्लो करना चाह रहा है ड्यू टू द बैटरी, तो इसको ये कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो फिर ये जो है एक कनेक्टिंग वायर के तरह
एक जस्ट लाइक एक तार, एक वायर की तरह अब ये काम करने लगा, क्योंकि ये विरोध ही नहीं कर रहा है। तो फिर अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा हमारा, इस समय देखिए क्या होगा। इस समय ये सर्किट हो जाएगा आपका इस तरह से। ये तो स्विच हो गया, ये इंडक्टर यहां से यहां तक, ये इंडक्टर बिल्कुल प्लेन वायर हो गया यहां से यहां तक। ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर बिल्कुल प्लेन वायर हो गया। अब इसके आगे जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर आर, यहां से ले आइए, बैटरी दिखाइए, और देखिए कितना सिंपल सर्किट हो गया, एकदम सिंपल सर्किट हो गया। इस समय इंडक्टर कनेक्टिंग वायर की तरह काम कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है करंट को। तो फिर सारा करंट इधर से चलेगा, इधर से जाएगा। अब यही तो मैक्सिमम करंट है हमारा। अब आप एक चक्कर लूप रूल लगा दीजिए इसमें, तो क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस आई नोट इनटू आर। ठीक है ना, करंट इस समय क्या है हमारा, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम करंट इस समय फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहां से इक्वल टू 0 लूप रूल लगा दिया, तो देयरफॉर एप्सिलॉन इक्वल टू आई नोट इनटू आर। तो फिर बच्चों क्या होगा, यहां से देखिए पहले ही से लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या हो जाए, आई नोट इक्वल टू मैक्सिमम करंट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। एप्सिलॉन क्या है, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ये है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका इस समय है, ये 0 हो जाने से सर्किट हमारा सिंपल हो गया है। चलिए अब इन बातों को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट की बात हम लोग कर लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइम कांस्टेंट जो L बाई आर है, तो लेते हैं इफ t इक्वल टू टाउ एल। चलिए t को टाउ एल ले लेते हैं। तो चलिए पहले करंट वाला इक्वेशन इसको देखते हैं। I इक्वल टू क्या होगा, आई नोट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। और जैसा कि याद होगा आरसी सर्किट में जैसा कि करे हैं, ये 0.63, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.63 मीन्स करंट ग्रोस, करंट बढ़ता है एंड बिकम्स 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट इन टाइम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। when time is equal to time constant of LR circuit, inductive time constant of LR circuit के equal जब टाइम होते हैं, then current becomes 0.63 times of maximum current। या इसी को कोई ऐसे यदि कर लें, I अपॉन आई नोट कर लें, into 100 कर दें, तो क्या होगा, तो फिर ये जो है 63% कहलाएंगे। that is I equal to 63% of I naught। ठीक है, तो फिर आप लिख लीजिए एक लाइन, मैं बोल देता हूं। Hence inductive time constant is that time in which current in circuit becomes 0.63 times of its maximum value or 63% of maximum current। चलिए ये था हमारा टाइम कांस्टेंट, डिफाइन कर दिया है। बस ये सब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं हमें कुछ लेना देना है। अब एक बात इसमें और हम लोग जांच कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। किस रेट से करंट आपका बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट क्या है, तो जरा इसको देख लें। di/dt, ठीक है, रेट ऑफ, इसको बोलेंगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बोल सकते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये आई नोट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो जैसा कि कई बार आप कर दिए, t अपॉन टाउ एल e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x
लेकिन इसमें इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है क्योंकि टाइम का फंक्शन है, तो फिर इनटू -1 बाई टाउ एल को साइड करा, टी का इंटीग्रेशन dt बाई dt 1, एंड सो ये रह गया हमारे पास में दिस इक्वल टू आई नॉट माइनस माइनस प्लस, ये हो गया e टू दी पावर, फिर इसको भी साइड कर लेते हैं 1 बाई टाउ एल को ले आइए साइड में, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, चलिए एक इक्वेशन और हम ले लिए हैं, बना लिए हैं प्रॉब्लम करने के लिए, ऐसे ये सब तो आप कर ही सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर गौर करिए जरा, जब t 0 है हमारा, ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, एट t0, एट t इक्वल टू 0 di बाई dt इज मैक्सिमम, यानी कि शुरू में करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, बहुत तेजी से, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आई नॉट का वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, फिर टाउ एल का वैल्यू पता है, तो कांस्टेंट है, नाउ मैक्सिमम है। अब जैसे ही t बढ़ेगा, तब तो जान रहे हैं कि e की पावर माइनस में है, t बढ़ेगा, पावर जैसे आप बढ़ाएंगे, माइनस है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड सो करंट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, तो मेंशन कर दीजिए एज देखिए मैं बोलता हूं, देखिए एज टाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट decreases, that is current increases at decreasing rate। चलिए अब मैं फटाफट आपको ग्राफ्स दिखा देता हूं, ठीक है, ये सारा हमारा था अभी ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। अब थोड़ी ग्राफ्स को भी देख लें हम लोग, ऐसे तो आरसी सर्किट में सारे टाइप का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर चुके हुए हैं, फिर भी यहाँ भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम तरीका का ग्राफ होगा। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं करंट के लिए, ठीक है, लिया इधर टाइम, इधर लिया हमने करंट, ठीक है, तो इसको मैं इधर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा विजिबल होगा हमारा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लिया हमने इधर टाइम लिया, इधर ले लिया हमने करंट ओरिजिन, आई ले लिया हमने इधर के तरफ, ठीक है। अब जीरो टाइम पर जैसा कि देखे हैं, जीरो टाइम पर करंट क्या है हमारा, जीरो, तो फिर t0 लेंगे, यहां पर होगा पॉइंट हमारा। इनफाइनाइट टाइम पर आपने देखा कि करंट जो है बढ़ करके मैक्सिमम आई नोट हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये से तेज ग्राफ ये चला, पैरेलल टू टाइम एक्सेस करेंगे, मतलब क्या, टाइम गोज टू इंफिनिटी, देन करंट विल बी मैक्सिमम इक्वल टू आई नोट। सिमिलरली उसी तरह से वोल्टेज, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वी आर, ये ले लिया हमने वी आर, इधर ले लिया हमने टाइम ओरिजिन, तो वी आर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ होगा जैसा कि देख रहे हैं। जीरो टाइम पर जैसा कि आपने देखा कि जीरो है वोल्टेज, तो ओरिजिन पर पॉइंट होगा हमारा, और फिर इनफाइनाइट टाइम पर क्या देखा हमने कि वोल्टेज जो है एप्सिलॉन मैक्सिमम पर है, ले जाइए बढ़ाते हुए, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ थोड़ा सा तेज ग्राफ होगा। नाउ फिर वहीं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम गोज टू इंफिनिटी, देन वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम एप्सिलॉन। अब आइए हम लोग इंडक्टर में जो वोल्टेज है उसको ग्राफ पर डालते हैं, ठीक है, इंडक्टर में जो वोल्टेज है उसको ग्राफ पर डाल के देखें क्या मिलता है।
तो इंडक्टर की वोल्टेज यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये ले रहे हैं टाइम t एप्सिलॉन एल नाउ 0 ओरिजिन 0 अब t इक्वल टू 0 ये तो 1 मैक्सिमम कितना एप्सिलॉन के इक्वल ये हो गया मैक्सिमम एप्सिलॉन के इक्वल हो गया ठीक है। अब टाइम इंक्रीजेज ईएमएफ डिक्रीजेज एंड सो ग्राफ ऐसे आएंगे ठीक है ना इन्फिनिटी पर t इंफिनिटी देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर 0 एंड सो ग्राफ को टच नहीं करेंगे थोड़ा पैरेलल जस्ट टचिंग बट पैरेलल करेंगे टाइम गोज टू इंफिनिटी देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0 ठीक है। इस तरह से ये देख लिया हमने। अब थोड़ा सा हम इसको भी ग्राफ पे लाना चाह रहे हैं इसको लाते हैं ग्राफ के ऊपर रेट ऑफ करंट ठीक है रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट टाइम t इधर लिया हमने di/dt। अब देखिए इसमें भी जब टाइम लेंगे हम लोग 0 t 0 तो फिर e टू दी पावर 0 होगा 1 मैक्सिमम हो जाएंगे ये di/dt का वैल्यू क्योंकि जब t बढ़ाएंगे तब तो ये कम होता है तो फिर इस समय I नोट अपॉन टाउ एल टाउ एल आप चाहे तो टाउ एल की वैल्यू रख करके I नोट की वैल्यू रख करके दूसरे फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं ठीक है ना I नोट अपॉन टाउ एल या यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने di/dt का वैल्यू ठीक है थोड़ा सा 1 मिनट ये यहाँ पर लिया हमने di/dt इधर के तरफ ठीक है। नाउ एज टाइम इंक्रीजेस जैसा कि देख रहे हैं टाइम बढ़ाते हैं तो फिर ये कम होगा उसी तरह से ये कम होते होते फाइनली जो है फिर वहीं t इंफिनिटी पर जाएगा तो 0 बट जो अभी हम लोगों ने बोला था कि एज टाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट डिक्रीजेस ये ग्राफ क्लियर बोल रहा है टाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट डिक्रीजेस मींस करंट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। चलिए बच्चों ये सारे हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ करंट से रिलेटेड देख लिया सारी बात को देख लिया। अब आते हैं डीके पर हम ठीक है डीके ऑफ करंट अब लेते हैं ग्रोथ ऑफ करंट सारा पढ़ लिए सारा टाइप दिखा दिया आपको। और बच्चों हमेशा आप नोटबुक में जो मैं पढ़ाता हूँ उसको लिखिए और उसको लिख करके जो है फिर आप प्रॉब्लम को मैच कर करके अपनी नोटबुक से सारी बुक को सॉल्व करिए। आइए अब हम लेते हैं डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। डीके ऑफ करंट ठीक है डीके को लोग डिक्लाइन भी बोलते हैं या फिर हिंदी में इसको क्षय बोलते हैं क्षय होना नष्ट होना ठीक है ना डिक्लाइन ऑफ करंट। तब जिस समय करंट बढ़ते मैक्सिमम हो गया ग्रोथ के समय उस समय हम क्या करते हैं स्विच को बी से ज्वाइन कर देते हैं और ए से स्विच का कनेक्शन हटा देते हैं। चलिए मेंशन करिए when current is maximum during the growth ब्रैकेट में लिख लें I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर जब करंट मैक्सिमम है ग्रोथ के समय ठीक है या कहिए कि इक्विलिब्रियम वैल्यू पर आ चुका है करंट when current is maximum current is in equilibrium value then
then switch is closed at point B, अब इस टाइम को हम लोग लेंगे at t इक्वल टू 0। इस टाइम को हम कहेंगे इनिशियल स्टेट यानी इनिशियल कंडीशन at t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन and connection of switch from point A is removed या कहिए broken, पहले B से लेकिन ज्वाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, जब करंट ग्रोथ के समय ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा था, हमारा मैक्सिमम पर पहुंचा करंट, जब करंट मैक्सिमम पे पहुंचा देन उसके बाद स्विच को बी पर क्लोज किया, ठीक है ना, स्विच को बी पर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन ऑफ स्विच फ्रॉम पॉइंट ए इज रिमूव्ड, ए से कनेक्शन उसके बाद हटाते हैं, ठीक है। और इसमें मदद करता है यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ switch called make before break switch। चलिए, स्पेशल टाइप का स्विच है मेक बिफोर ब्रेक करने से पहले मेक कर दिया उसने, यानी कि सर्किट को पहले क्लोज कर दिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या होगा, देन द इक्विवेलेंट सर्किट इज एज इन फिगर थर्ड। अब फिगर थर्ड हम ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड फिगर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट लिया था ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, अब फिगर थर्ड पर हम आ रहे हैं, ठीक है। यही जो फिगर 1 है इसी से फिगर थर्ड को हम देखेंगे। फिगर थर्ड हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है। फिगर थर्ड पे आते हैं, फिगर थर्ड ड्रॉ करेंगे। ये मिट गया हमारा, थोड़ा चल गया ना। अब पॉइंट यहां पर ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये हो गया पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया स्विच एस हो गया। नाउ इंडक्टर एल, नाउ रजिस्टर आर एंड बैटरी गायब हो गया सर्किट से। दिस इज फिगर थर्ड। अब देखिए बैटरी हट गया सर्किट से, तो जो इक्वेशन फॉर्म किए थे हम लोग फिगर सेकंड में, उसमें क्या था हमारा, एल था, आर था और बैटरी था। अब बैटरी हट गया तो इक्वेशन में से एप्सिलॉन को हटा दीजिए, तो फिर फॉर डीके, या थोड़ा सा लिख दीजिए पहले एक लाइन, डीके ऑफ करंट स्टार्ट्स, करंट का क्षय होना, डीके होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant of time
at any instant of time t, the differential equation for decay is given by equation 1 using epsilon equal to 0, मतलब कि बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को हटा दिया गया है। इक्वेशन 1 में एप्सिलॉन 0 मतलब बैटरी को हटा दिया गया है। तो फिर हमारा इक्वेशन हो गया L di/dt प्लस IR इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को डीके के समय मैं 1 बोल रहा हूं डीके के लिए, ठीक है। अब हमें इस फिगर की अब जरूरत नहीं है, और ये हमने जो लिया है हैलिडे रेसनिक की बुक से मैंने लिया था इस फिगर को। चलिए जानकारी दे देता हूं, आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। ऐसे भी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग भी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेसनिक वॉकर को कभी कभी पढ़िए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं होगा कभी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप लोग भी पढ़िए, मैं तो कर ही दे रहा हूं स्टैंडर्ड बुक से ना। अब इसको सॉल्व करके आई निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए सॉल्व करने के लिए अब हम कोशिश करते हैं। L di/dt इक्वल टू आई आर को ले गए दाईं तरफ, तो माइनस आई आर। अब आई वाला टर्म हम इधर ला रहे हैं, तो डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस आर, एल इधर ले गए आर बाई एल, डी टी भी चला जाएगा न्यूमरेटर में, डी टी गया न्यूमरेटर में। एक बार चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई लें तो देखिए क्या होता है। एल डी आई ठीक है, आई आर डी टी ठीक है। ये कभी कभी चेक कर लेना चाहिए आपको। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग नाउ व्हेन टाइम t इज 0, तो उस समय हमारा करंट क्या है बच्चों, I0, और I0 कितना है, एप्सिलॉन अपॉन R। साइड में मैं यहां लिख देता हूं, I0 मैक्सिमम करंट इज एप्सिलॉन अपॉन R, ठीक है। मैक्सिमम करंट, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ करंट, एसटीडी वैल्यू ऑफ करंट भी लोग बोलते हैं इसको। अब इनिशियली करंट हमारा मैक्सिमम है, एनी टाइम टी पर करंट को हम सपोज कर रहे हैं आई, ठीक है। एनी टाइम टी पर करंट को हम लोगों ने आई सपोज करा हुआ है। चलिए इसको इंटीग्रेट कर दें, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन, फिर उसी तरह से लॉग बेस ई आई, लोअर लिमिट I0, अपर लिमिट I इक्वल टू माइनस R बाई एल डी टी का इंटीग्रेशन t -0 नहीं लिखना है, -0 नहीं लिखना है। चलिए नाउ पुट करते हैं लिमिट, I करेगा I रखा तो क्या मिलेगा, I माइनस लॉग I करेगा लोअर लिमिट रखा I0, फिर इसको लिख लेते हैं t माइनस साइन t अपॉन l अपॉन r। अब आपको पता चल चुका है l बाई आर क्या है, टाउ एल है, जो लिए हैं पहले वही रहेगा, ठीक है। टर्म वही रहेंगे, तो नया टर्म नहीं होगा, नाम भी वही रहेंगे जो आप ले चुके हैं। अब ये दो लॉग का माइनस है, तो फिर इसको हम लोग जैसे लिखते आ रहे हैं, I अपॉन I0 मैक्सिमम करंट इन सर्किट इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ सबस्क्रिप्ट एल, ठीक है।
लिख दीजिए बगल में where L by R equal to tau L is, जो ऊपर लिखे हैं वही लिख दीजिए, L by R upon tau L is inductive time constant of LR सर्किट या RL सर्किट, जो भी आप लिखते हो। अब यहां से फिर अब हटा रहे हैं बेस को, लॉग को हटा रहे हैं, क्या होगा I अपॉन I नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ L करते चलिए। नाउ I इक्वल टू क्या होगा, निकाल लीजिए, तो I इक्वल टू आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया हमने, I नॉट e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 बोल लेते हैं। अब यहाँ से फिर वही डिफरेंट केसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोगों ने t इक्वल टू 0 लिया, या फिर चलिए वोल्टेज निकाल लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस में वोल्टेज इन रेजिस्टेंस VR क्या होगा, I इंटू R होगा। नाउ I इंटू R रखिए, यहाँ पर इसको रखिए, तो क्या होगा I नॉट, इसके बगल में R लगा देता हूँ, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L। अब I नॉट की वैल्यू रख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई R रख सकते हैं, तो फिर क्या होगा एप्सिलॉन बाई R इंटू R, ये रख दिया इंटू R e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L। जैसा कि देखिए R इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 सपोज कर लें, और ये जो लिखे हैं, ठीक है, इसका थोड़ा नाम लिख लीजिए, इंडक्टिव। ऐसे तो आप लिख चुके हैं फर्स्ट केस में ग्रोथ के समय, फिर भी लिख लीजिए इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, ठीक है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। जैसा कि इसका यूनिट टाइम के यूनिट है, डायमेंशन टाइम का है, टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। चलिए, अब हमें इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, अब हम बढ़ें आगे और जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को निकालें पहले, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस फॉर्म करेंगे। अब ये हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अब इंडक्टर में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, इसको हम लोग एप्सिलॉन L से डिनोट किए हैं पहले भी, यहाँ भी कर रहे हैं। दिस इक्वल टू माइनस L डी बाई डी टी, दिस इक्वल टू माइनस L डी बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या होगा, I नोट कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन के बाहर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e टू दी पावर x वाला फॉर्म है, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L, फिर माइनस टी अपॉन टाउ L को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -1 अपॉन टाउ L। अब ये तो आप जान चुके हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस, इसको मैं शुरू में लिख रहा हूँ, तो माइनस से माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, L आई नोट का भी वैल्यू रख रहा हूँ, एप्सिलॉन अपॉन R, आई नोट का वैल्यू रख लिया। ठीक है, टाउ L 1 अपॉन टाउ L बाई R करेंगे तो R जाएगा नुमरेटर भी। ठीक है, e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L। नाउ सॉल्व कर दें इसको तो देखिए क्या मिलता है, L ऊपर नीचे कैंसल, R ऊपर नीचे कैंसल। नाउ ये मिल गया हमें एप्सिलॉन L इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, दिस इक्वल टू एप्सिलॉन दिस इज एप्सिलॉन, नाउ e टू दी पावर
कितना है t अपॉन टाउ एल। इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4। चलिए इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लिया हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर। अब जरा इस पर एक बार और गौर कर लें हम लोग। जब t इक्वल टू 0, क्या देखते हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम है। और फर्दर जब t का वैल्यू बढ़ेगा इसका वैल्यू कम होगा। एंड सो बच्चों, जिस समय डीके होता है इस समय भी इंडक्टर अपोज करता है करंट के डीके को भी, करंट के चेंज को इस समय भी अपोज करता है। इसलिए अचानक से करंट को जीरो नहीं होने देता है, धीरे धीरे करंट जीरो होते हैं। कैसे, आइए आगे देखते हैं। और हम इसको नाउ, यानी इंडक्टर ग्रोथ के समय भी करंट में चेंज को अपोज करता है और डीके के समय भी करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। अब थोड़ी सी एनर्जी की बात हम कर लें। मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड in the form of joule heat, in the form of joule heat, in the form of joule heat, joule heat के फॉर्म में जो मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेट होता है, लॉस होता है, इसको मैं H लिख देता हूँ इन R रजिस्टर में, जूल हीट के फॉर्म में। तो दिस मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल हीट विल बी U पोटेंशियल एनर्जी, B मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, और इसमें मैक्स लगा दीजिए। जितना मैक्सिमम एनर्जी होता है इंडक्टर में वो क्या होता है, धीरे धीरे जूल हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन रजिस्टर। अब इसका वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा, हाफ LI² होता है ये, बट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम करंट I0 स्क्वायर कर लीजिए। I0 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। अब यही सब जो है आपको प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से इन सारे इक्वेशन को डालिए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चलिए अब मैं थोड़ा आपको ग्राफ ड्रॉ करके और ग्राफिकली इसको शो कर देता हूँ। या थोड़ा सा पहले एक काम और कर लेते हैं, जरा 2 स्टेट्स पर गौर कर लें हम लोग, ठीक है। इफ t इक्वल टू 0, अब t 0 तो इनिशियल स्टेट कहते हैं आप इसको, इनिशियल स्टेट, जैसे RC सर्किट में भी किए हैं उसी तरह से। अब इनिशियल स्टेट में सबसे पहले t 0 रखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, t 0 e⁻0 1 I इक्वल टू I0, मतलब करंट मैक्सिमम है। और वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज भी VR क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। उसी तरह से इंडक्टर के क्रॉस भी वोल्टेज मैक्सिमम है, मतलब कि इंडक्टर फिर बहुत अपोज कर रहा है करंट के चेंज को। नाउ यदि हम लेते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट जिसको कहते हैं, स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। तो फिर t इन्फिनिटी रखें e⁻∞ 0, तो फिर I जो है डीके हो करके 0 हो जाते हैं, करंट 0 हो गया। सारे के सारे जो एनर्जी था इंडक्टर के पास में वो सारे के सारे हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से यदि यहाँ पर t इन्फिनिटी रखिए तो क्या होगा, VR भी, ये भी हो जाएंगे हमारे 0, ठीक है। उसी तरह से ये भी 0 हो जाएंगे, इंडक्टर की जो EMF है ये भी 0 हो जाएंगे, मतलब कि करंट गायब, वोल्टेज गायब। अब यदि हम t इक्वल टू टाउ लेते हैं, चलिए एक और कर लें हम लोग। इफ t इक्वल टू टाउ L, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के इक्वल ले लें, तो I पर क्या इफेक्ट आएगा, I इक्वल टू I0
ई टू दी पावर, ये कैंसिल हो जाएंगे, टावेल टावेल, तो फिर -1। अब जैसा कि इसको निकाल चुके हैं आरसी सर्किट में हम लोग, ये कितना आता है 0.37, मतलब कि जो करंट है हमारा वो टावेल के इक्वल टाइम, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाइम लेने पर, जो टाउ एल के इक्वल टाइम लेने पर करंट हो जाते हैं 0.73 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। या फिर यदि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहें, I/I0 into 100 करें तो क्या होगा, 37% हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि I = 37% ऑफ I0। चलिए थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। हेंस इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट ड्यूरिंग द डिके ऑफ करंट is that time in which current becomes 0.37 times of maximum current or 37% of maximum current, that is in this time 63% decay is complete। मतलब इतने टाइम में 63% डीके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि 63% करंट आपका हट गया, गायब हो गया, नष्ट हो गया। 37% ही मैक्सिमम करंट का बचा रह जाता है। चलिए तो सब कुछ केसेस में बना देता हूँ, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और सारे फॉर्मूला भी सामने कर दिया हूँ। तो फिर आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करके देख लें, इन्हीं बात को ग्राफ पर भी रखते हैं। तो नाउ लिया हमने टाइम t, इधर लिया करंट I करंट डिके के समय। नाउ इनिशियली t0, तो फिर हमारा करंट है I0 यानी कि मैक्सिमम करंट, और टाइम बढ़ा करंट कम हुआ, जस्ट टच नहीं करेंगे, पैरेलल करेंगे, जस्ट टच। ठीक है, टच नहीं होना चाहिए, एक्सिस को जस्ट टच करता हुआ पैरेलल करेंगे, टाइम गोज टू इन्फिनिटी, देन करंट बिकम्स 0। ये बात को दिखाए हैं। नाउ फिर वोल्टेज को दिखाते हैं, VR रजिस्टर में वोल्टेज। ठीक है, अब इधर लिया हमने टाइम। अब बच्चों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि डीके के समय जो करंट है इसके डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं, एंड सो जो वोल्टेज है उसमें ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज में जो ड्रॉप होते हैं, तो ड्रॉप इन वोल्टेज को दिखाने के लिए इंडक्टर में वोल्टेज गेन है, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज फॉल कर रहा है। ठीक है, एंड सो ऐसी हालत में जो है हम ये लेना चाहेंगे वोल्टेज फोर्थ क्वाड्रेंट में, ग्राफ को फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेना चाहेंगे। वोल्टेज को नेगेटिव साइड से हम स्टार्ट करेंगे, -एप्सिलॉन। ठीक है, एंड टाइम इंक्रीजेज, तब तो फिर ये 0 होगा जैसा कि देख रहे हैं। एंड सो ग्राफ के नेचर ये होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, VR इज वोल्टेज ड्रॉप इन R। रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप है, ड्रॉप को दिखाने के लिए हम ले रहे हैं डाउनवर्ड यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ इंडक्टर की वोल्टेज, तो इंडक्टर में तो गेन हुआ है वोल्टेज का, वोल्टेज बढ़ा है। ठीक है, ग्रोथ के समय से कंपेयर करिए। नाउ ठीक है, ग्रोथ के समय से कंपेयर करेंगे, ग्रोथ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो है वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ग्रोथ के रेस्पेक्ट में
इंडक्टर में वोल्टेज गेन हुआ है। नाउ इंडक्टर की वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोगों ने एप्सिलॉन एल से डिनोट कर रखा हुआ है। टाइम टी फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा इनिशियली मैक्सिमम वोल्टेज यही है इंडक्टर में भी, एंड फिर ये फॉल करके इनफाइनाइट टाइम पर जीरो हुआ। अब एक और बात हम देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। अब यहाँ पर di/dt थोड़ा रेट ऑफ करंट को देख लेते हैं। रेट ऑफ करंट क्या है, रेट ऑफ डीके ऑफ करंट क्या है, ठीक है। तो ये di/dt चेक कर लेते हैं थोड़ा। di/dt रेट ऑफ डीके ऑफ करंट, ठीक है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डीके ऑफ करंट। अब दिस इक्वल टू डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, आई नोट कॉन्स्टेंट e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, फिर माइनस टी अपॉन टाउ एल को डिफरेंशिएट करिए तो -1 बाई टाउ एल। नाउ दिस इक्वल टू माइनस रो में लिख रहे हैं आई नॉट अपॉन टाउ एल e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। अब देखिए बच्चों, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। माइनस साइन शो करता है डीके को, जो नेगेटिव साइन है दिस इज शोज करंट डिकेज, देयर इज लॉस ऑफ करंट को शो करने के लिए माइनस साइन है। वैल्यू पर गौर करेंगे, एज टाइम विल इंक्रीज दिस विल डिक्रीज, मतलब कि जो डिके होता है उसका रेट टाइम के साथ में कम होते हैं। मीन्स डिके ऑफ करंट टेक्स प्लेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हेंस डिके ऑफ करंट टेक्स प्लेस एट डिक्रीजिंग रेट। यदि t को ले लें हम 0, ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस साइन जो है ये लॉस को बताने के लिए, मैग्नीट्यूड में नहीं। यदि t को ले लें 0 तो 1, ये टर्म मैक्सिमम है। एंड सो हम लोग बोल सकते हैं डीके ऑफ करंट टेक्स प्लेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड इट इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0, यानी डीके ऑफ करंट इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, सारे टॉपिक्स ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का हो गया है। जितने टाइप्स की प्रॉब्लम पॉसिबल है आपके सारे बुक्स में वो हमने डिराइव कर दिया है, सारे फार्मूला को सामने ला दिया है, ठीक है। मेन इक्वेशन क्या देखा आपने, आई का इक्वेशन ग्रोथ के समय भी और आई का इक्वेशन डीके के समय भी, यही मेन इक्वेशन है, इसी से सारे निकले हैं। चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं तो और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का। तब तक के लिए बाय बाय।